गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो स्वस्थ होंगे। तो चलिए मेरे बच्चों, जो एमएमई 1 की हमारी सीरीज चल रही है, आज मैं उसका नेक्स्ट लेक्चर आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। बेटा, पिछली क्लास में मैंने जो आपके साथ डिस्कस किया था वो मैथमेटिकल लॉजिक्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो हमने बोला था कि मैथमेटिकल लॉजिक्स जो है वो यूज होते हैं व्हेन वी प्रूव सम थ्योरम्स, राइट। तो मैथमेटिकल लॉजिक्स में सबसे जो मेन जो कॉन्सेप्ट था वो स्टेटमेंट का था या प्रीपोजिशंस का था। तो उन स्टेटमेंट्स के ऊपर हम कुछ ऑपरेशंस कर सकते थे। सो बेसिकली मैंने 4 ऑपरेशंस करने के लिए आपको बोला था। या तो आप कंजंक्शन कर सकते हो, या तो आप डिसजंक्शन कर सकते हो, या तो आप नेगेशन कर सकते हो, या फिर आप इंप्लीकेशन कर सकते हो। तो जो ये 4 ऑपरेशंस थे, ये अलग अलग सेपरेटली इनकी ट्रूथ टेबल्स मैंने आपको समझाई थी, बिल्कुल सिंपल तरीके से। एक्चुअली मैथमेटिकल जो लॉजिक्स है, जो मैथमेटिकल कनेक्शंस हैं, उनका जो मेन कॉन्सेप्ट होता है वो ट्रूथ टेबल ही होती है। उन्हीं से उनकी वैल्यूज आइडेंटिफाई की जाती हैं। तो अब सवाल ये आता है कि सुधीर सर, ये जो 4 आपने ऑपरेशंस हमें बताए मैथमेटिकल प्रीपोजिशंस या स्टेटमेंट्स को लेकर, उनको हम क्या इंप्लाई कर सकते हैं, क्या एक दूसरे पर सुपर इंपोज कर सकते हैं? मेरे बच्चों, बिल्कुल कर सकते हैं। तो अब क्या होता है, जो ऑपरेशंस मैंने आपको बताए उनको मिला के मैं कुछ नए ऑपरेशंस डेवलप करना चाहता हूं, समझ गए। स्पेशली जो मेरी आज की क्लास है उसमें एक ऑपरेशन है टू वे इंप्लीकेशन। ये सबसे मेन है। एक्चुअली ये 5th कैरेक्टरिस्टिक नहीं है या 5th ऑपरेशन नहीं है। ऑपरेशन सिर्फ 4 ही होते हैं जो मैंने पिछली क्लास में आपको बताए थे: कंजंक्शन, डिसजंक्शन, नेगेशन एंड इंप्लीकेशन। तो वो जो इंप्लीकेशन ऑप्शन मैंने आपको बताया था उसको मैंने 2 बार अप्लाई कर दिया, 2 साइड से अप्लाई कर दिया, तो क्या बन गया? टू वे इंप्लीकेशन। मेरे बच्चों, बिल्कुल कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है। अब है क्या वो एक बार आप समझिए। वो कहता है कि मान लीजिए मेरे पास 2 स्टेटमेंट है, एक पी और एक क्यू। तो पी कोई स्टेटमेंट आपने ले लिया, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, और क्यू कोई स्टेटमेंट आपने ले लिया, बिहार इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो ये स्टेटमेंट है, ये प्रीपोजिशंस हैं, क्योंकि इनका आंसर आप यस और नो में दे पा रहे हैं। तो मेरे बच्चों, अब अगर मैं आपसे एक नया स्टेटमेंट पूछूं, P इंप्लाइज Q, तो बिल्कुल आप 1 सेकंड में मुझे जवाब दे देंगे। और ट्रुथ टेबल भी आपने बना रखी है। क्या थी कि इफ P इज ट्रू एंड Q इज फॉल्स, ओनली व्हेन P इंप्लाइज Q इज फॉल्स, अदरवाइज हर केस में P इंप्लाइज Q इज ट्रू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहीं पे मेरे बच्चों, अगर मैं चाहूं तो Q इंप्लाइज P भी परफॉर्म करवा सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड तो अब मेरे पास 2 स्टेटमेंट और एक्स्ट्रा हो गए। भाई, एक स्टेटमेंट मेरे पास ऑलरेडी था P, एक स्टेटमेंट मेरे पास ऑलरेडी था Q, एक नया स्टेटमेंट बनाया मैंने P इंप्लाइज Q। और आपको इसका टोटोलॉजिकल टेबल या ट्रूथ टेबल पता है, तो आपको इसकी वैल्यू पता है। नाउ दूसरा एक स्टेटमेंट मैंने यहां से क्रिएट किया, Q इंप्लाइज P। तो Q स्टेटमेंट ने पहले ले लिया और इंप्लाइज मैंने P स्टेटमेंट मैंने बाद में ले लिया। अब क्या हुआ, इन दोनों को मिला के मैं एक नया स्टेटमेंट बनाना चाहता हूं, विच इज व्हाट? P इंप्लाइज Q, डिसजंक्शन Q इंप्लाइज P। तो अब ये इतना बड़ा सा एक स्टेटमेंट बन गया। सो बेसिकली क्या किया मैंने, पहले मैंने एक इंप्लीकेशन लगाया, फिर मैंने दूसरी तरफ से इंप्लीकेशन लगाया, और फिर मैंने उनका डिसजंक्शन कर दिया, एंड कर दिया। समझ गए ना बेटा? तो क्या हुआ, एक नया स्टेटमेंट बन के आया, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो और जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। P टू वे इंप्लीकेशन Q, आप जैसे मर्जी लिखिए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। पॉइंट टू बी नोटेड, समझ गए? तो टू वे इंप्लीकेशन में क्या होता है, एंड के थ्रू 2 इंप्लीकेशंस अटैच होती हैं। एक इंप्लीकेशन है P बाई Q या P इंप्लाइज Q, दूसरी है Q इंप्लाइज P। और वो दोनों स्टेटमेंट, भाई टेक्निकली तो ये भी एक स्टेटमेंट है, ये भी एक स्टेटमेंट है, और वो दोनों स्टेटमेंट डिसजंक्शन से जुड़े होते हैं, एंड से जुड़े होते हैं। तो जैसे ही आप लिखोगे तो बनेगा P टू वे इंप्लीकेशन। इसको कुछ लोग इफ एंड ओनली इफ भी कहते हैं, अभी वो बाद में हम बात करेंगे। तो इन 2 स्टेटमेंट से, P और Q से,
मैंने एक नया स्टेटमेंट बनाया, दैट इज P टू वे इंप्लीकेशन Q। तो अब ये नया एक स्टेटमेंट बन के आया। अब क्वेश्चन फिर से वही आपके दिमाग में आ रहा होगा, क्या कि सुधीर सर, ये जो नया स्टेटमेंट आपने बनाया इसकी ट्रुथ टेबल क्या बनेगी? क्योंकि दुनिया का कोई भी स्टेटमेंट मैथमेटिकल लॉजिक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ अपनी ट्रुथ टेबल के बेसिस पर डिफाइंड होता है। तो अब इसकी कोई नई ट्रुथ टेबल डिफाइंड नहीं होगी। जो ट्रुथ टेबल्स, जो ट्रुथ रूल्स मैंने डिफाइन कर रखे हैं वहीं से ये बनेगा। तो पहले आप क्या करेंगे, पहले ट्रुथ टेबल बनाएंगे P इंप्लाइज Q की, फिर ट्रुथ टेबल बनाएंगे Q इंप्लाइज P की, और फिर जो एंड वाला रूल है वो अप्लाई करेंगे, और जो यहां पे ट्रुथ टेबल बनेगी वही इसकी ट्रुथ टेबल होगी। तो अब मैं कोई अलग से ट्रुथ टेबल डिफाइंड नहीं करूंगा, क्योंकि मैं कोई अलग से रूल या इंप्लीकेशन या कोई सिनेरियो डिफाइन नहीं कर रहा हूं। जो चार मैंने डिफाइन किए हैं, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, नेगेशन, इंप्लीकेशन, उन्हीं का यूज कर रहा हूं। तो ट्रुथ टेबल भी उन्हीं की मेरे बच्चों यूज होगी। बट आपको इसका ट्रुथ टेबल याद होना चाहिए, जो अभी मैं आपको बना के दिखा रहा हूं एग्जाम हॉल में के अंदर, वो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ट्रुथ टेबल से ही बन के आता है। बिल्कुल वेरी सिंपल। देखिए कैसे। तो टॉपिक मैंने डाल दिया, और आपका टाइम कम वेस्ट हो या बिल्कुल भी वेस्ट ना हो, इस बात की वजह से मैं ट्रुथ टेबल ऑलरेडी बना के लेके आता हूं, ताकि मेरे बच्चों आपका टाइम वेस्ट ना हो। टाइम इज वेरी प्रीशियस एक्चुअली। तो क्या है, ट्रुथ टेबल आपको देखनी है किसकी? P टू वे इंप्लाइज Q की। ये ट्रुथ टेबल आपको देखनी है। तो सबसे पहले P लिखा मैंने, चारों बातें लिख दी, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स। फिर Q की पॉसिबिलिटी लिख दी, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। यही दो पॉसिबिलिटी होती हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा? P इंप्लाइज Q। क्यों आएगा P इंप्लाइज Q? क्योंकि P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P को मिलाकर ही P टू वे इंप्लीकेशन Q बनता है। तो जैसा कि आपको पता है P इंप्लाइज Q में क्या होगा, अगर P ट्रू है और Q फॉल्स है तभी P इंप्लाइज Q फॉल्स बनता है, अदरवाइज हमेशा ट्रू बनेगा। तो अगर P ट्रू है और Q फॉल्स है तभी ये फॉल्स बनेगा, अदरवाइज हर जगह ट्रू बनेगा। चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सिमिलरली Q इंप्लाइज P कर दो। अब Q इंप्लाइज P में क्या होगा, अगर Q ट्रू है और P फॉल्स है तो ही Q इंप्लाइज P फॉल्स बनेगा, अदरवाइज सब जगह ट्रू बनेगा। तो अगर Q ट्रू है और P फॉल्स है तो तभी ये फॉल्स बनेगा, अदरवाइज हर जगह ट्रू बनेगा। चलिए, लिख दिया। अब बारी आती है P टू वे इंप्लीकेशन Q की। तो ये कैसे बनेगा? दिस एंड दिस, मतलब आपको इसके साथ इसका डिसजंक्शन करना है, दिस एंड दिस। और एंड में आपको पता था अगर दोनों ट्रू है तभी ट्रू होता है, अदरवाइज हमेशा फॉल्स होगा। तो देखिए, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, तो ये भी ट्रू, ये फॉल्स, ये ट्रू, तो फॉल्स, ये ट्रू, ये फॉल्स, तो भी फॉल्स। नाउ दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, सो दिस इज ट्रू। नाउ मेरे बच्चों, दिस कॉलम ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू इज द ट्रुथ टेबल या ट्रुथ वैल्यूज ऑफ P इंप्लाइज Q। बिल्कुल सिंपल है कॉन्सेप्ट, कोई भी ऐसा टिपिकल टास्क नहीं है। तो अब आप क्या कह सकते हैं कि सर, अगर हमारे पास टू वे इंप्लीकेशन है P डबल इंप्लीकेशन Q, वो तब ट्रू होगा या तो P भी ट्रू और Q भी ट्रू। मतलब P और Q अगर दोनों ट्रू है तो टू वे इंप्लीकेशन इज ट्रू, और P और Q दोनों फॉल्स है, देखिए दोनों फॉल्स है, तो कंफर्म ट्रू। अब अगर अदरवाइज एक ट्रू है एक फॉल्स है, एक फॉल्स है एक ट्रू है, तो इनकी वैल्यू कंफर्म फॉल्स बनेगी। तो जो टू वे इंप्लीकेशन होता है मेरे बच्चों, जो पिछले वन वे इंप्लीकेशंस और कंजंक्शन डिसजंक्शन से मिला के मैंने बनाया है, विच इज लुक लाइक दिस, ये जो आपके सामने बन रहा है ये तब ट्रू होगा या तो दोनों P और Q ट्रू हो और या तो दोनों फॉल्स हो। अगर एक ट्रू है और एक फॉल्स है तो P टू वे इंप्लीकेशन Q कंफर्म फॉल्स बनेगा। और सिर्फ रटवा नहीं रहा हूं, आपको मैंने प्रॉपर ट्रूथ टेबल से बना के इसको दिया है। तो ये पहला हमने एक रूल क्रिएट किया टू वे इंप्लीकेशन का, जो पिछले चार
जो मैंने आपको स्टेटमेंट्स दिए थे या 4 मैंने आपको रूल समझाए थे उनके मिलके बना के। तो यहां पे 2 बार मैंने वन वे इंप्लीकेशन लगाया, फिर मैंने डिसजंक्शन लगाया और मैंने एक नया स्टेटमेंट बनाया जिसका ट्रूथ टेबल ऐसे हमने बनाया। ये डिफाइंड नहीं किया है, डिफाइंड तो सिर्फ उन 4 का होगा, बाकी तो सब उनका इंप्लीकेशन है, हम खुद बनाएंगे। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है मेरे बच्चों वो यही आता है। वो आपको 2 स्टेटमेंट दे देगा, 3 स्टेटमेंट दे देगा और उन स्टेटमेंट पे से कुछ टाइप के आपको ऑपरेशंस दे देगा। कहीं कंजंक्शन लिखेगा, कहीं डिसजंक्शन लिखेगा, कहीं इंप्लीकेशन लिखेगा, कहीं नेगेशन लिखेगा और आपसे पूछेगा कि इसकी ट्रूथ टेबल बनाइए। तो चलिए खैर वो तो क्वेश्चंस जब आएंगे तो हम लोग आपसे बात करेंगे उस बारे में। तो चलिए मेरे बच्चों थोड़ा आगे चलते हैं। अब मैं जितना भी मैंने अब तक पढ़ाया आपको उन सब का ट्रूथ टेबल मैं आपके साथ एक बार डिस्कस करना चाहता हूं, बिल्कुल सिंपल वे में। ट्रूथ टेबल कैसे डिस्कस करना चाहता हूं, देखिए मेरे बच्चों, आपके पास 2 स्टेटमेंट थे P और Q। एक जनरल सिनेरियो का मैंने एक ट्रूथ टेबल ले लिया। आप इसको चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि ये आप हमेशा याद रखिएगा। तो T T फॉल्स फॉल्स, T फॉल्स, T फॉल्स लिख दिया। और है तो आपको पता है और का, अगर P और Q में से कोई भी एक ट्रू है तो ये ट्रू होगा, तो ट्रू 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 फॉल्स। P एंड Q क्या होता है, अगर दोनों ट्रू है तो ही ये ट्रू होगा, अदरवाइज सब फॉल्स। नेगेशन क्या होता है, अगर P ट्रू है तो ये फॉल्स बनेगा, P ट्रू है तो ये फॉल्स बनेगा, P अगर फॉल्स है तो ये ट्रू बनेगा और P अगर फॉल्स है तो ये ट्रू बनेगा। ये भी मैंने ऑलरेडी आपको बना के दिखा रखा है। P इंप्लाइज Q था, अगर P ट्रू है और Q फॉल्स है तभी ये फॉल्स बनेगा, अदरवाइज ट्रू बनेगा। तो सिर्फ एक ही केस में ये फॉल्स बनेगा, अदरवाइज हर केस में ये ट्रू बनेगा। बना दिया। सिमिलरली Q इंप्लाइज P अगर आप देखें तो Q इंप्लाइज P को रिवर्स कर दीजिए। अगर Q ट्रू है और P फॉल्स है तो Q इंप्लाइज P फॉल्स बनेगा, अदरवाइज सब जगह ट्रू बनेगा। और फिर था आपका P टू वे इंप्लीकेशन Q, क्या था, अगर P और Q दोनों ट्रू हैं तो ये ट्रू बनेगा और P और Q अगर दोनों फॉल्स है तो ये ट्रू बनेगा, अदरवाइज ये फॉल्स बनेगा। बिल्कुल सिंपल ट्रूथ टेबल है। तो जितनी भी ट्रूथ टेबल आपको मैंने इंडिविजुअली पढ़ाई उन सबको मैंने एक ट्रूथ टेबल के अंदर लिख दिया ताकि आप चीजों को याद रख सकें। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको वो चीजें याद रहेंगी धीरे धीरे। चलिए मेरे बच्चों, अब एक टॉपिक आता है इसी में जिसका नाम है टोटोलॉजी। ठीक है बेटा, टोटोलॉजी उस स्टेटमेंट को कहते हैं जिसकी ट्रूथ वैल्यू हमेशा टी होती है। ट्रूथ वैल्यू मतलब देखिए, ट्रूथ वैल्यू 2 होती हैं, या तो टी या तो एफ, या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो टोटोलॉजी जो होता है वो बेसिकली एक टाइप का स्टेटमेंट ही होता है, लेकिन टोटोलॉजी उस स्टेटमेंट को कहते हैं जिसकी ट्रूथ वैल्यू हमेशा ट्रू होती है ना। तो क्या होता है, टोटोलॉजी is a statement which is always true. That means T. समझ गए? टोटोलॉजी उस स्टेटमेंट को कहते हैं, उस स्टेटमेंट को कहते हैं जो हमेशा ट्रू होता है या जिसकी ट्रूथ वैल्यू हमेशा टी होती है। दैट इज कॉल्ड द टोटोलॉजी। अभी एक एग्जांपल लूंगा, आपको चीजों को समझाऊंगा। तो बहुत बार हमारे पास कुछ स्टेटमेंट होते हैं। जब कोई स्टेटमेंट होता है, जैसे मान लीजिए पी कोई स्टेटमेंट आपने लिया, तो वो स्टेटमेंट कभी टोटोलॉजी अगर होगा तो वो तभी होगा जब वो ट्रू होगा। जबकि बहुत सारे स्टेटमेंट फॉल्स भी हो सकते हैं, तो वो तो टोटोलॉजी बनेंगे नहीं। लेकिन क्या होता है कि अगर मैं कुछ स्टेटमेंट बनाता हूं कुछ स्टेटमेंट्स को लेके, तो वो जो बनने वाले स्टेटमेंट है वो टोटोलॉजी स्टेटमेंट है या नहीं, वो मुझे चेक करना होगा। तो मैं कैसे चेक करूंगा, मैं सिंपली जो भी स्टेटमेंट मुझे दिए होंगे, जो भी ऑपरेशंस मुझे लगाने होंगे, लगाने के बाद मैं ट्रूथ टेबल बनाऊंगा। और ट्रूथ टेबल का जो कॉलम, अगर कोई कॉलम आपको ऐसा मिलता है जिसमें हर जगह टी है, टी 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 टी, तो समझ लेना वो जो स्टेटमेंट है जिसका कोरस्पॉन्डिंग
कॉलम्स में हर जगह पर टी लिखा हुआ है, दैट स्टेटमेंट इज टोटोलॉजी। दैट स्टेटमेंट इज टोटोलॉजी। सो टोटोलॉजी इज नथिंग बट ए स्टेटमेंट, इज नथिंग बट ए प्रीपोजिशन विच इज ऑलवेज ट्रू, मतलब जिसकी ट्रूथ वैल्यू हमेशा टी होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वो कहता है कि मान लीजिए आपके पास पी कोई स्टेटमेंट है, पी कोई स्टेटमेंट है और दुनिया का कोई भी स्टेटमेंट है पी, समझ गए। सो पी इज ए स्टेटमेंट या पी इज ए प्रोपोर्शन। तो मैंने एक नया स्टेटमेंट बनाया विच इज पी कंजंक्शन नेगेशन पी। सो बेसिकली ये भी एक स्टेटमेंट बनेगा नया। मान लो दिस स्टेटमेंट इज डब्ल्यू, सपोज फॉर एग्जाम्पल डब्ल्यू एक स्टेटमेंट बनाया दो स्टेटमेंट को मिला के। कौन कौन से स्टेटमेंट को मिला रहा हूं? एक तो पी स्टेटमेंट और एक नेगेशन पी। और कैसे मिला रहा हूं? मैं कंजंक्शन कर रहा हूं पी और नेगेशन पी। तो मेरा यह क्लेम है कि जो पी और नेगेशन पी होगा दिस इज ऑलवेज टोटोलॉजी, चाहे पी कुछ भी हो। इसका मतलब जो पी और नेगेशन पी बनता है वो एक स्टेटमेंट बनेगा एंड दिस इज ऑलवेज ट्रू। क्यों? समझाता हूं। मान लीजिए पी स्टेटमेंट आपने लिया तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो ट्रू बनेगा या तो फॉल्स बनेगा। यस सर। अब आप आए नेगेशन पी पे तो ट्रू का फॉल्स हो गया, फॉल्स का ट्रू हो गया। अब आपने इन दोनों का कंजंक्शन कर दिया यानी कि और कर दिया, पी और नेगेशन पी। तो आपको और का रूल पता है ना, अगर इन दोनों में से कोई भी एक ट्रू होगा तो स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। तो यहां पे ये ट्रू है और यहां पे ये ट्रू है, तो यहां पे भी टी आएगा और यहां पे भी टी आएगा। तो पॉइंट टू बी नोटेड, जो ये स्टेटमेंट है इसका पूरा कॉलम आप देखिए, इस स्टेटमेंट का जो पूरा कॉलम है मेरे बच्चों, जो पूरा कॉलम है मेरे बच्चों उसमें टी है, समझ गए। सो दिस स्टेटमेंट इज टोटोलॉजी। सो टोटोलॉजी वो स्टेटमेंट होता है जिसके कॉलम के अंदर, जिसकी ट्रूथ टेबल में कॉलम के अंदर टी लिखे होते हैं। अगर कहीं पर भी एफ आ जाता तो ये टोटोलॉजी नहीं होता। सो बेसिकली दिस स्टेटमेंट इज ए टोटोलॉजी विच इज व्हाट? पी और नेगेशन पी। तो कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, वो आपको कुछ भी लिख के दे देता है, पी और क्यू एंड नेगेशन क्यू इज टोटोलॉजी, शो करिए। तो जो भी उसने पूछा है आप उसका टोटोलॉजिकल टेबल बनाएंगे और जिस स्टेटमेंट के कोरस्पॉन्डिंग कॉलम्स के अंदर सारी जगह टी लिखे होंगे दैट स्टेटमेंट, दैट प्रोपोजिशन मस्ट बी ए टोटोलॉजी। तो टोटोलॉजी कोई रूल नहीं होता है, टोटोलॉजी एक स्पेसिफिक टाइप का स्टेटमेंट होता है जिसमें खास बात होती है कि ये हमेशा ट्रू होता है, इसकी ट्रूथ वैल्यू हमेशा टी होती है। दैट्स इट, सिंपल है मेरे बच्चों, बिल्कुल कोई भी ऐसा टिपिकल टास्क यहां पर नहीं है। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। अब आपके एग्जाम में एक इस टाइप का कभी कभी क्वेश्चन आता है, तो मैंने एक ये PYQ टाइप आपका फॉर्मेट लिया है, समझाता हूं ये हमने क्यों लिया है। देखिए एक चीज आपको मेरे बच्चों मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। जब आप सेट थ्योरी पढ़ते हैं तो अगर आप मेरी क्लासेस रेगुलरली अटेंड कर रहे होंगे तो मैं हर चीज को जब समझाता हूं उसका कंफर्म आगे पीछे की थ्योरी से मैं लिंक करके समझाता हूं। जैसे मान लीजिए आप जब सेट थ्योरी पढ़ते हैं तो एक रूल आपने पढ़ा होगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद बी का कॉम्प्लीमेंट। ये रूल आपने पढ़ा होगा या इस टाइप के आपने रूल पढ़े होंगे। ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए, आपने ऐसे पढ़े होंगे। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन विद बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है बेटा, तो ये बहुत सारे रूल आपने सेट थ्योरी के अंदर पढ़े होंगे और इनको प्रूफ किया होगा आपने। सेम चीज बिल्कुल आप यहां पढ़ना चाहते हैं, लेकिन यहां पे यूनियन, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट नहीं है, यहां पे सेट्स नहीं है, यहां पे है स्टेटमेंट और जो उनके बीच में ऑपरेशंस है वो है कंजंक्शन, डिसजंक्शन, नेगेशन एंड इंप्लीकेशन। तो जैसे यहां पे यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट्स के बीच में रिलेशंस होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ इक्वालिटी होती है कि भाई ये चीज इसके बराबर होगी, ऐसे ही हमारी जो लॉजिक्स होते हैं उनमें भी कुछ इक्विवेलेंट रिलेशन होते हैं। इक्विवेलेंट मतलब आप ऐसे स्टेटमेंट बनाइए या ऐसे स्टेटमेंट बनाइए, दोनों का मतलब सेम है।
जिसको हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जो तरीका आपके सामने लिखा है लाइक दिस। अब आप इसको टू वे इंप्लीकेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि मैंने ये पढ़ाया है। टू वे इंप्लीकेशन का मतलब है कि ये जो स्टेटमेंट आपके सामने लिखा है, जो भी लिखा है, दिस इज सेम एज दिस वन, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस वन एंड दिस इज इक्वल टू दिस वन। मतलब अगर आप ये लेके चलोगे तो ये बन जाएगा, ये लेके चलोगे तो ये बन जाएगा। मतलब दिस इंप्लाइज दिस एंड दिस इंप्लाइज दिस। तो बीच में हो गया टू वे इंप्लीकेशन, डबल इंप्लाई। समझ गए? तो अब ये मुझे प्रूफ करना पड़ेगा कि ये चीज इसके बराबर होती है। तो सेट्स में दो सेट बराबर कब होते हैं? जब इसके एलिमेंट इसमें बिलोंग करते हैं और इसके एलिमेंट इसमें बिलोंग करते हैं, तभी तो दो सेट बराबर होते हैं। तो यहां पे दो स्टेटमेंट आपको बराबर करने हैं, दो सेट बराबर नहीं करने। तो यहां पे दो स्टेटमेंट तब बराबर होंगे जब उनकी ट्रुथ वैल्यूज सेम होंगी। पॉइंट टू बी नोटेड। तो मैं क्या करूंगा, इस स्टेटमेंट की ट्रुथ टेबल बनाऊंगा, ट्रुथ वैल्यू बनाऊंगा, और इस स्टेटमेंट की ट्रुथ टेबल बनाऊंगा, ट्रुथ वैल्यू बनाऊंगा। और अगर इसके कोरस्पॉन्डिंग कॉलम और इसके कोरस्पॉन्डिंग कॉलम बराबर हुआ, सेम हुआ एग्जैक्टली, तो हम क्या बोलेंगे, इसकी ट्रुथ वैल्यू और इसकी ट्रुथ वैल्यू बराबर है। इसका मतलब ये दोनों स्टेटमेंट इक्वलेंट है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सेम है। अगर इनकी ट्रुथ वैल्यू सेम है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जब भी कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आपके ग्रेजुएशन में आएगा तो सबसे पहले आप ट्रुथ टेबल बनाएंगे। और वो जो ट्रुथ टेबल है वो डायरेक्ट नहीं बनेगी, धीरे धीरे करके बनेगी। जैसे फॉर एग्जांपल, पहले आप P लिखोगे, फिर आप Q लिखोगे, और फिर लिखोगे आप P और Q। समझ में आया बेटा? फिर आप उसका नेगेशन करोगे, कर दिया, बन गया। यहां पे क्या करोगे, पहले आप नेगेशन P लिखोगे, फिर आप नेगेशन Q लिखोगे, और फिर उन दोनों का आप एंड कर दोगे। तो ऐसे कुछ आप ट्रुथ टेबल बनाओगे और फिर आप डिसाइड करोगे कि वैल्यू क्या मिल रही है। जैसे देखिए, P लिखा, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ठीक है, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स हो गया। अब सबसे पहले आप ये बनाओगे, ये क्या है, P और Q। अब P और Q का ट्रूथ टेबल आपको पता है, ट्रू 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 सिर्फ तब फॉल्स आता है जब दोनों फॉल्स होते हैं, ठीक है। फिर आप इसका नेगेशन करोगे, नेगेशन का मतलब है जस्ट आप रिवर्स करोगे। तो ट्रू का फॉल्स हो गया, ट्रू का फॉल्स हो गया, ट्रू का फॉल्स हो गया, फॉल्स का ट्रू हो गया। तो जो लेफ्ट हैंड साइड वाला स्टेटमेंट था उसका जो ट्रूथ नेचर है वो आपको मिल गया, ठीक है। एक सेकंड मेरे बच्चों, जो ट्रूथ नेचर है आपको मिल गया। अब आप इस पे आते हैं, इस पे आते हैं तो देखिए, नेगेशन P यहां से मिलेगा। अगर P ट्रू है तो नेगेशन P फॉल्स हो गया, अगर P ट्रू है तो नेगेशन P फॉल्स हो गया, अगर P फॉल्स है तो नेगेशन P ट्रू हो गया, अगर P फॉल्स है तो नेगेशन P ट्रू हो गया। तो नेगेशन P बना लिया, सिमिलरली नेगेशन Q बना लिया। अब क्या करना है, नेगेशन P एंड नेगेशन Q निकालना है। आपने एंड वाला रूल लगाया और बना दिया। अब पॉइंट टू बी नोटेड मेरे बच्चों, इस कॉलम को और इस कॉलम को देखिए, फॉल्स 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 फॉल्स, ट्रू ट्रू, दैट्स इट। फॉल्स है कि ट्रू है इससे कोई मतलब नहीं है। जो कॉलम इस स्टेटमेंट का है वही कॉलम एग्जैक्टली सेम इस स्टेटमेंट का है। मतलब ये स्टेटमेंट इक्वलेंट है इस स्टेटमेंट के। दिस इंप्लाइज दिस, दिस इंप्लाइज दिस। इसका मतलब इन दोनों स्टेटमेंट्स के बीच में टू वे इंप्लीकेशन है। इसका मतलब है टू वे इंप्लीकेशन है। तो बहुत बार ऐसा सवाल पूछ लिया जाता है, तो जरूरी नहीं है ये जो मैं बात कह रहा हूं किसी और फॉर्मेट में भी पूछ सकता है। तो सबके लिए ट्रूथ टेबल मेरे बच्चों आपको बनानी आनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, यहां पे मैंने पूछा है नेगेशन ऑफ P और Q इज इक्वल एंड टू नेगेशन P एंड नेगेशन Q। अगर मैं चाहता तो एक सवाल ऐसे भी पूछ सकता था, नेगेशन ऑफ P, अच्छा पिछले वाले में क्या लिया था, P और, अब हम इसमें एंड ले लेते हैं, P एंड Q इज इक्वल एंड टू, आप चाहें तो इसे घर बैठ के कर सकते हैं, नेगेशन P और नेगेशन Q, दैट्स इट। बिल्कुल ये पॉसिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल भी। आप इसको जब डिस्कस करेंगे तो आपको चीजें देखने को
मिल जाएंगी। जैसे नेगेशन ऑफ नेगेशन P इज इक्वल टू P। तो आप एक P स्टेटमेंट ले लीजिए जो आपका दिल करे। नेगेशन ऑफ नेगेशन P जब आप करेंगे तो कन्फर्म P मिलेगा, मतलब इसका जो ट्रूथ कॉलम होगा और इसका जो ट्रूथ कॉलम होगा बिल्कुल सेम मिलेगा। सो दिस इंप्लाइज दिस इंप्लाइज दिस। तो बहुत सारे रूल्स को हम मिला के हम इक्वलेंट रिलेशंस बनाते हैं। जैसे आप सेट की इक्वालिटी करते हैं, तो अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद B का कॉम्प्लीमेंट। तो आप ऐसे लिखे या ऐसे लिखे सेम बात है। तो ये चीज इसके इक्वलेंट है या ये चीज इसके बराबर है। ऐसे ही मेरे बच्चों इक्वलेंट स्टेटमेंट्स होते हैं, इक्वल स्टेटमेंट्स होते हैं जिनके ट्रूथ कॉलम्स सेम होते हैं बिल्कुल एग्जैक्टली। तो देखिए मैं डे 1 से आपको कह रहा हूं कि ट्रूथ वैल्यू ट्रूथ टेबल के रेस्पेक्ट में ही सब कुछ डिफाइंड होता है। तो ऐसे बिल्कुल मैंने एक लिया। अब यहां पे एक क्वेश्चन मैंने और ले लिया। ये क्वेश्चन आपके ग्रेजुएशन में आया हुआ है। वो क्या कहता है कि अगर आपके पास दो स्टेटमेंट है P एंड Q, चलो ले लिए। आपने सबसे पहले एक स्टेटमेंट बनाया P इंप्लाइज Q, ये एक स्टेटमेंट है। वो कह रहा है दिस स्टेटमेंट इज इक्वलेंट, है ना, टू वे इंप्लीकेशन या इक्वलेंट टू द स्टेटमेंट दिस वन। अब दोनों में फर्क देखिए क्या है। एक स्टेटमेंट है P इंप्लाइज Q, दूसरा क्या है नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P। मींस आप P इंप्लाइज Q डिस्कस करें या आप नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P डिस्कस करें, दोनों का मतलब सेम होगा। मतलब दिस स्टेटमेंट एंड दिस स्टेटमेंट्स आर इक्वलेंट या टू वे इंप्लाई और इक्वल। ये दोनों स्टेटमेंट सेम लिखे हैं, लेकिन कैसे पता चलेगा ये दोनों सेम लिखे हैं? इनका ट्रूथ कॉलम सेम होना चाहिए। तो देखिए मेरे बच्चों, P इंप्लाइज Q का ट्रूथ कॉलम मैंने बनाया यहां पे, और नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन Q का ट्रूथ कॉलम बनाया। अब बना के नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मैं बना चुका हूं। अब जरा मैच करो, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू, दैट्स इट। तो जो ये कॉलम है वही कॉलम ये है। तो अकॉर्डिंग टू रूल दिस स्टेटमेंट इज इक्वलेंट टू दिस स्टेटमेंट। मेरे बच्चों चीजें बिल्कुल सिंपल है। कोई भी ऐसा टिपिकल टास्क आपके सामने नहीं आएगा या नहीं आता है कि आपको चीजों के बारे में जानकारी ना मिले। बिल्कुल वेरी सिंपल थिंग्स आर देयर। बस आपको पता होना चाहिए कि शुरुआत कैसे होती है, या कोई भी काम मैं क्यों कर रहा हूं, क्यों मैंने टोटोलॉजी बनाया, क्यों मैंने ट्रूथ वैल्यूज बनाई, क्यों मैंने ट्रूथ टेबल बनाई। तो हर एक थ्योरी को जब हम डेवलप करते हैं तो बहुत सारी चीजें हम लेके चलते हैं। शुरुआत में हो सकता है आपको समझ में ना आए, इसलिए मैं बार बार किसी अनदर थ्योरी का एग्जाम्पल ले लेता हूं कि देखो बेटा सेट थ्योरी में आपने ऐसे किया था, यूनियन किया, इंटरसेक्शन किया, कॉम्प्लीमेंट किया, बहुत सारी चीजें आपने करी। तो ऐसे ही बेटा हम सारी बातें हर जगह करते हुए चलते हैं। नाउ अब एक नया टॉपिक हम यहां डिस्कस करने जा रहे हैं आपके सामने। बिल्कुल सिंपल है। क्या है? नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस। ये टॉपिक एक्चुअली में मैथमेटिक्स में बहुत मेन है मेरे बच्चों। क्यों मेन है समझाता हूं। अभी जो हम जिक्र कर रहे थे ना, जो शायद अगली क्लास में हम टॉपिक भी लेंगे, कि भाई जो मैथमेटिकल जो आपने थ्योरीज थ्योरम्स डेवलप किए हैं, ये तभी यूज होते हैं जब आप कोई मैथमेटिकल थ्योरम्स का प्रूफ करते हैं। तो वहां पे जब आप प्रूफ करते हैं ना, तो बहुत सारी टर्म्स हम लोग यूज करते हैं। तो आज उन टर्म्स को मैं थोड़ा आपको समझाना चाहता हूं। एंड दीज टर्म्स आर नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस। इसको आप नेसेसरी एंड सफिशिएंट स्टेटमेंट्स भी कह सकते हैं, नेसेसरी एंड सफिशिएंट प्रीपोजिशंस भी कह सकते हैं। जैसे 12th क्लास में शायद आपने एक बात पढ़ी होगी कि इफ योर फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन इट इज कॉन्टिन्यूअस। इसका मतलब हुआ करता था कि अगर आप एक बार फंक्शन को डिफरेंशिएबल शो कर देते हैं तो कंफर्म आपको कंटिन्यूअस शो करने की जरूरत नहीं है। दिस इज सफिशिएंट कि ये कंटिन्यूअस ही होगा। लेकिन एक चीज और हुआ करती थी कि अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा।
मैं ये नहीं कह रहा कि अगर कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल होगा या डिफरेंशिएबल नहीं है तो कंटिन्यूअस होगा या नहीं, लेकिन मैंने एक बात बोली, इफ द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन इट इज कॉन्टिन्यूअस। इसका मतलब हुआ कि डिफरेंशिएबिलिटी सफिशिएंट है कॉन्टिन्यूटी को प्रूव करने के लिए। एंड इफ योर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस देन इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। मतलब अगर आपके फंक्शन को डिफरेंशिएबल होना है तो नेसेसरली उसका कॉन्टिन्यूअस होना जरूरी है, नेसेसरली उसका कंटिन्यूअस होना जरूरी है। तो मेरे बच्चों, जब भी हम कभी लिखते हैं P इंप्लाइज Q, अब गौर से समझिए, P इंप्लाइज Q या कैपिटल में ले लीजिए, P इंप्लाइज Q स्टेटमेंट बनाते हैं, तो ये जो इंप्लीकेशन स्टेटमेंट आपने मुझे बना के दिखाया P इंप्लाइज Q, इसमें दो स्टेटमेंट है, एक P है और एक Q है, और इंप्लीकेशन के थ्रू हमने एक नया स्टेटमेंट बनाया P इंप्लाइज Q। अब इसमें जो दो स्टेटमेंट है P और Q, या जो दो प्रीपोजिशन है P एंड Q, वो एक दूसरे के लिए नेसेसरी और सफिशिएंट होती हैं। तो हमें इन नेसेसरी और सफिशिएंट को बताना है कि इनका क्या रूल है और ये कैसे बनती है। तो मेरे बच्चों, यहां पे दो बातें गौर करने वाली है। जो P है स्टेटमेंट है, P इज सफिशिएंट, स्टेटमेंट या फिर कंडीशन, ठीक है। जो P है वो एक सफिशिएंट स्टेटमेंट होगा या सफिशिएंट कंडीशन होगी फॉर Q, ठीक है मेरे बच्चों। एंड Q इज नेसेसरी कंडीशन, Q इज नेसेसरी स्टेटमेंट या फिर कंडीशन फॉर P। और देखिए बच्चों, इसलिए मैंने आपको समझाया था, क्या समझाया था नेसेसरी और सफिशिएंट को लेके, कि भाई मैंने लिखा था इफ F डॉट इज डिफरेंशिएबल देन F डॉट इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है बेटा। तो आपने क्या बोला था कि सुधीर सर, अगर आप किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएबल प्रूफ कर देते हैं तो दिस इज सफिशिएंट फॉर कंटिन्यूटी, तो आपको अलग से कंटिन्यूअस प्रूफ करने की नीड ही नहीं है, यहीं से आपका काम चल जाएगा। दूसरा, फिर आपने यह भी बोला था मुझे कि सुधीर सर, अगर फंक्शन को डिफरेंशिएबल होना है तो उसका नेसेसरली, मैंडेटरली कंटिन्यूअस होना जरूरी है। मतलब कंटिन्यूटी से डिफरेंशिएबिलिटी नहीं आ जाएगी, बट अगर कंटिन्यूटी नहीं हुई तो डिफरेंशिएबिलिटी नहीं होगी, यह गारंटी है। इसका मतलब कंटिन्यूटी इज नेसेसरी कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी। सो कंटिन्यूटी इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी। तो इसलिए आपको समझाया कि अगर P इंप्लाइज Q आप पढ़ते हो कहीं जीवन में, तो जो P है वो सफिशिएंट है Q के लिए, और जो Q है वो सफिशिएंट, वो नेसेसरी है P के लिए। ये थंब रूल है बिल्कुल, और ये दुनिया की हर थ्योरी के अंदर अप्लाई किया जाता है। अच्छा, कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जो नेसेसरी एंड सफिशिएंट दोनों होती हैं, तो उनको कैसे लिखेंगे? उनको लिखने का बिल्कुल सिंपल तरीका है। उनको लिखने का तरीका है ये P टू वे इंप्लीकेशन Q, क्योंकि अभी तो समझाया था आपको कि अगर किसी कंडीशन को नेसेसरी एंड सफिशिएंट दोनों बताना है तो P इंप्लाइज Q भी होना चाहिए एंड Q इंप्लाइज P भी होना चाहिए। और अभी आपको बोला था कि अगर P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P है, उसका मतलब है टू वे इंप्लीकेशन। तो कहीं पे अगर टू वे इंप्लीकेशन है तो P इज नेसेसरी एज वेल एज सफिशिएंट फॉर Q एंड Q इज आल्सो नेसेसरी एज वेल एज सफिशिएंट फॉर P। तो नेसेसरी और सफिशिएंट का मतलब यह होता है कि अगर कोई कंडीशन सफिशिएंट है तो इसका मतलब है कि आप उसको प्रूफ कर दीजिए, नेसेसरी वाली अपने आप सेटिस्फाई हो जाएगी। नेसेसरी का मतलब है कि अगर ये प्रूफ नहीं हुई, अगर ये ट्रू नहीं है, तो P कभी भी ट्रू नहीं हो सकता। और देखिए, ये भी मैंने अभी आपको समझाया था। क्या समझाया था?
कि अगर कहीं पर P इंप्लाइज Q है तो कन्फर्म नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P। मतलब इफ फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस देन इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। समझ गए बेटा? तो हर चीज का लॉजिक है, मैं तो टॉपिक ही लॉजिक पढ़ा रहा हूं, तो हर चीज का लॉजिक है, हर चीज का सिनेरियो है, हर बात पे डिस्कशन हो सकता है, लेकिन आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। तो मेरे बच्चों बिल्कुल सिंपल था, नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन। तो फिर से एक बार रिकॉल करा देता हूं। अगर P इंप्लाइज Q है, दो स्टेटमेंट थे P और Q, वहां से आपने एक नया स्टेटमेंट बनाया P इंप्लाइज Q। सो P स्टेटमेंट इज सफिशिएंट फॉर Q स्टेटमेंट एंड Q स्टेटमेंट इज नेसेसरी फॉर P स्टेटमेंट। दैट्स इट। तो वो पूछेगा आपसे कि विच इज नेसेसरी, विच इज सफिशिएंट, इनके बीच में क्या कंडीशन बनेगी, ब्ला ब्ला चीजें। तो ये तो मैंने सिंपली आपसे बात करी कि नेसेसरी और सफिशिएंट P इंप्लाइज Q में कैसे रोल अदा करते हैं, या अगर P टू वे इंप्लीकेशन Q हो जाए तो ये दोनों कंडीशन है, ये एक दूसरे के लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट दोनों बन जाएंगी। बिल्कुल सिंपल। थोड़ा और आगे चलते हैं, थोड़ा हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं जो DU पूछता है। क्वेश्चंस को करने से पहले एक छोटा सा मैं चार्ट, एक छोटा सा रूल आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, क्योंकि कभी कभी नोटेशंस जो होती है ना मेरे बच्चों, वो कंफ्यूजन क्रिएट कर देती हैं। तो हमें पहले पढ़ाना होता है, बातों को समझाना होता है, और फिर हमें कुछ ऐसी बातें करनी होती हैं जिनके बेस्ड क्वेश्चन आता है। यह बात मैं कई बार आपको बोल चुका हूं कि जो आपकी हेमंड की बुक है वो बुक बहुत अच्छी है, लेकिन वहां से सिर्फ आपको टॉपिक उठाना है। जो उसको पढ़ना है वो थोड़ा डीप में पढ़ना है, जो क्वेश्चंस करने हैं वो थोड़ा अलग से आपको असाइनमेंट के करने हैं, क्योंकि जो पेपर आता है वो यहां से नहीं आता है, पेपर थोड़ा सा बाहर से बन के आता है और अच्छे से बन के आता है। तो थोड़ा सा मेरे बच्चों बी केयरफुल, है ना। तो सबसे पहले तो है कि अगर आपने कहीं पढ़ा है P इंप्लाइज Q सपोज, तो इसमें जो P है वो सफिशिएंट होता है Q के लिए, और जो Q है वो नेसेसरी होता है P के लिए। ऐसा मैंने लिखा आपके सामने, ऐसे मैंने बात करी आपके सामने। अब इनको लिखने का एक तरीका यह भी है, क्या है कि P ओनली इफ Q, P ओनली इफ Q, इसका मतलब हुआ कि जो P है वो तभी ट्रू हो सकता है, होगा ये नहीं बोल रहा, वो तभी ट्रू हो सकता है जब कम से कम Q ट्रू हो। समझ गए ना? इसका मतलब Q इज नेसेसरी फॉर P एंड P इज सफिशिएंट फॉर Q, एंड यस वही लिखा है। समझ गए? तो P इंप्लाइज Q को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? P ओनली इफ Q। तो यह भी एक लिखने का तरीका है। अब आप सोच रहे होंगे सुधीर सर आप ये क्यों पढ़ा रहे हो? बेटा अभी 5 मिनट बाद जब मैं क्वेश्चन लूंगा तब आपको ये देखने को मिलेगा, और ये क्वेश्चन मैं DU के PYQ से ले रहा हूं जो इकोनॉमिक्स ऑनर्स MME 1 में पूछे गए हैं। लेकिन पहले क्वेश्चन लेने से पहले आपको चीजों को मैं समझा रहा हूं, क्योंकि चीजें समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो क्या है सिनेरियो? सिनेरियो ये है कि P ओनली इफ Q का मतलब होगा P इंप्लाइज Q। अच्छा, अब अगला स्टेटमेंट है P इफ Q। P इफ Q मतलब P ट्रू हो जाएगा अगर Q ट्रू होता है तो। समझ गए? P इज ट्रू इफ Q इज ट्रू। तो इसका मतलब Q क्या हुआ? Q सफिशिएंट कंडीशन हो गया P के लिए। तो कैसे लिखूंगा? Q इंप्लाइज P। आप सेंस समझिए, P ट्रू हो जाएगा इफ Q इज ट्रू। तो Q सफिशिएंट हो गया ना P के लिए। तो जैसे मैं कह दूं कि देखो बेटा फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा इफ इट इज डिफरेंशिएबल। तो आप क्या बोलोगे? सुधीर सर डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कॉन्टिन्यूटी। तो यहां पे मैंने P लिख दिया, उसको इससे क्या फर्क पड़ना है? कोई कंफ्यूजन थोड़ी है। तो P इफ Q, तो क्या हो गया? Q इंप्लाइज P। और अगर मैं लिखता Q इफ P, मतलब Q ट्रू हो जाएगा इफ P इज ऑलरेडी ट्रू, तो P इंप्लाइज Q हो जाता। उससे क्या फर्क पड़ना है? वो तो स्टेटमेंट है, अब जो मर्जी लिखिए। दूसरा है P इफ एंड ओनली इफ
Q। इफ एंड ओनली इफ का मतलब होता है टू वे इंप्लीकेशन। P हो गया तो Q हो जाएगा, Q हो गया तो P हो जाएगा, और टू वे इंप्लीकेशन क्या होता था, ये। तो मेरे बच्चों, इन नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस को लिखने का एक तरीका यह भी होता है, P ओनली इफ Q। सो P इज सफिशिएंट, Q इज नेसेसरी। P इफ Q, Q इज सफिशिएंट, P इज नेसेसरी। P if and only if Q, P is necessary as well as sufficient, Q is necessary as well as sufficient, जिसको हम टू वे इंप्लीकेशन लिखते हैं। तो जो दो कंडीशंस, दो बातें मैंने बताई, नेसेसरी एज वेल एज सफिशिएंट, उनको लिखने के ये अनदर वेज भी हो सकते हैं या होते हैं, बिल्कुल सिंपल। ठीक है बेटा, अब यहां तक मेरी थ्योरी खत्म जो आज मुझे पढ़ानी है आपको, समझ गए। अब मैं इस थ्योरी पे जो क्वेश्चन आ सकते हैं थोड़ा और लेता हूं। एक तो क्वेश्चंस जो मैंने अभी करवाए थे ट्रूथ टेबल के, इक्विवेलेंट रिलेशन के, इफ एंड ओनली इफ रिलेशन के, वहां से क्वेश्चन आता है। एक दूसरे फॉर्मेट का क्वेश्चन कुछ ऐसे आपसे पूछ लिया जाता है। मैं एग्जाम्पल ऑलरेडी लिख के इसलिए लाता हूं बेटा ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। क्या कह रहा है, मेक द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द स्टेटमेंट्स। मतलब जो स्टेटमेंट्स मैंने आपको दिए हैं, मैंने 5 सवाल आपसे पूछे हैं, इनके बीच में आपको करेक्ट रिलेशन बताना है। करेक्ट रिलेशन आपको बताना है, मतलब इनके बीच में क्या इंप्लीकेशन लगेगी, कौन सा स्टेटमेंट किसको इंप्लाई करता है, कौन सा स्टेटमेंट किससे इंप्लाइड होता है, कौन स्टेटमेंट किसके लिए नेसेसरी है, कौन स्टेटमेंट किसके लिए सफिशिएंट है, और कौन नेसेसरी एंड सफिशिएंट दोनों है। वो जितने भी इनके बीच में करेक्ट रिलेशनशिप है वो आपको बताने हैं। तो सबसे पहला क्या कह रहा है, सबसे पहला कह रहा है आपको P स्टेटमेंट कि अगर X 2 से बड़ा है और Q स्टेटमेंट है X स्क्वायर कन्फर्म 4 से बड़ा होगा। तो शायद आप ये कहना चाहेंगे कि सुधीर सर, इफ X इज ग्रेटर देन 2 देन X स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 4, कन्फर्म। लेकिन क्या इसका रिवर्स ट्रू है, मतलब अगर x स्क्वायर 4 से बड़ा है तो आप ये कह देंगे कि x 2 से बड़ा होगा? नहीं, क्योंकि अगर मैं x की वैल्यू ले लूं -3 तो x स्क्वायर हो जाएगा 9 जो कि 4 से बड़ा है, लेकिन आपका x 2 से बड़ा नहीं है। तो इसका मतलब आप ये कहना चाहोगे यहां पे कि सर P इंप्लाइज Q तो वैलिड है, बट Q इंप्लाइज P वैलिड नहीं है। तो P और Q के बीच में क्या रिलेशन बनेगा? सिर्फ एक रिलेशन बनेगा और वो है P इंप्लाइज Q रिलेशन। दैट्स इट। तो ये एग्जाम में वो आपको लिख के दे देगा, 5 नंबर का एक सवाल पूछ लेगा, एक एक नंबर में ये 5 क्वेश्चन दे देगा और बताइए कह रहा है कौन सा रिलेशन करेक्ट है इन स्टेटमेंट्स के बीच में। तो हमें सारी पॉसिबिलिटीज देखनी होती है। कभी P इंप्लाइज Q आता है, कभी Q इंप्लाइज P आता है, कभी इफ एंड ओनली इफ आता है। वो सारे सिंबल्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो अब हम दूसरे स्टेटमेंट पे आते हैं। दूसरा क्या है? P स्टेटमेंट क्या है कि 2 नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, और Q स्टेटमेंट क्या कह रहा है, उनमें से या तो X 0 है, या तो Y 0 है, या तो दोनों 0 है। तो चलिए देखते हैं कौन सा रिलेशन हो सकता है। तो ऑब्वियसली बात है, रियल नंबर में आपने पता होगा कि 2 अगर रियल नंबर है आपके पास, उन दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, तो कभी भी 2 नॉन जीरो रियल नंबर का प्रोडक्ट 0 नहीं हो सकता। तो अगर 2 रियल नंबर का प्रोडक्ट 0 है तो उनमें से कम एक रियल नंबर कंफर्म 0 होगा, या तो X 0 होगा, या तो Y 0 होगा, या तो दोनों 0 होंगे। तो इसका मतलब यहां पे अगर आप देखें सेकंड वाले में, तो P इंप्लाइज Q कंफर्म वैलिड है, कोई टेंशन नहीं है। अब थोड़ा कन्वर्स की बात करते हैं। आपको पता है कि अगर एक नंबर 0 है, या तो X या तो Y या तो दोनों अगर 0 है, तो प्रोडक्ट आप कुछ भी करिए कंफर्म 0 मिलेगा। इसका मतलब Q इंप्लाइज P भी है। तो मेरे बच्चों, दोनों को मिला के क्या कहूंगा? P टू वे इंप्लाइड Q। दैट्स इट, समझ गए ना? तो यहां पे जो 2 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं P एंड Q, उनके बीच में टू वे इंप्लीकेशन है।
P से Q पे जा सकते हो, Q से P पे आ सकते हो. So P condition is necessary as well as sufficient for Q and Q condition is necessary as well as sufficient for P. That's it. कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल भी. तो सेकंड मेरा डन हो गया. अब बात करते हैं थर्ड की. थर्ड क्या कह रहा है? इफ P इज ए स्क्वायर. स्क्वायर का मतलब पता है? स्क्वायर एक रेक्टेंगुलर फॉर्मेट होता है जिसकी चारों साइड बराबर होती हैं, बस इतना है. और क्यू क्या कह रहा है? एक्स इज रेक्टेंगुलर. यस, बेसिकली जो स्क्वायर होता है वो रेक्टेंगल का पर्टिकुलर केस होता है. रेक्टेंगल में क्या होता है? अपोजिट जो साइड्स होती हैं वे इक्वल होती हैं. स्क्वायर में क्या होता है? चारों साइड्स इक्वल होती हैं. तो अगर चारों साइड्स इक्वल हैं तो अपोजिट साइड तो कंफर्म इक्वल होंगी ना, आमने सामने की साइड तो इक्वल होंगी ना. बट अगर सिर्फ आमने सामने की साइड इक्वल है तो चारों साइड इक्वल हो, ये जरूरी नहीं है. तो यहां पे क्या हुआ? यहां पे आप सिर्फ ये कह सकते हो कि सर P इंप्लाइज Q तो है बट Q इंप्लाइज P नहीं है. चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो P इंप्लाइज Q तो है ना. तो अगर आपके पास एक स्क्वायर है तो इसका मतलब वो कंफर्म रेक्टेंगल होगा. बट अगर रेक्टेंगल है तो वो स्क्वायर बने ऐसा जरूरी नहीं है. तो P और Q के बीच में क्या रिलेशन आएगा? P और Q के बीच में आएगा वन वे इंप्लीकेशन. तो जो थर्ड आपका क्वेश्चन था उसका आंसर क्या बनेगा? P इंप्लाइज Q. दैट्स इट. अब फिफ्थ पे आते हैं. बिल्कुल सिंपल है फिफ्थ वाला. क्या कह रहा है? देखिए, कह रहा है अगर आपके पास x एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, x एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसका अंडर द रूट कन्फर्म एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा. और ये बात बिल्कुल डन है. आयोटा का अगर आप रूट करोगे तो वो कन्फर्म इमेजिनरी नंबर ही बनेगा. अब सवाल ये है, क्या कन्वर्स ट्रू है? मतलब अगर किसी नंबर का रूट कॉम्प्लेक्स है तो क्या वो नंबर कन्फर्म कॉम्प्लेक्स बनेगा? नहीं. क्यों? ये लो, अंडर द रूट ऑफ -1 कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन क्या -1 कॉम्प्लेक्स है? नहीं. -1 तो रियल है. तो यहां से आप यहां नहीं जा सकते, लेकिन यहां से यहां तो आप आ ही रहे हो ना. कि भाई अगर मान लीजिए आपका कोई नंबर है 2 आयोटा और ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और आपसे बोलूं इसका रूट कर दीजिए, तो रूट ऑफ 2 आयोटा भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा ना. तो x अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है तो रूट x आपका कॉम्प्लेक्स होगा. बट रूट x अगर कॉम्प्लेक्स है तो x कॉम्प्लेक्स हो जरूरी नहीं है. तो मेरे बच्चों यहां पे क्या स्टेटमेंट बना? P इंप्लाइज Q. दैट्स इट. कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल भी. कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो, आप मेरे से पर्सनली भी पूछ सकते हो बेटा. बिल्कुल सिंपल. अब लास्ट पार्ट लेता हूं इसका क्विकली. P स्टेटमेंट क्या है? अगर x की क्यूब बराबर है -1 के तो कंफर्म क्या x इज इक्वल टू -1 होगा? आंसर है यस. एंड कन्वर्स इज आल्सो ट्रू. मतलब अगर x की वैल्यू -1 है तो आप इसकी 3 बार मल्टीपल करिए, वैल्यू -1 ही मिलेगी. इसका मतलब x की क्यूब भी -1 के ही बराबर होगा. तो यहां पे क्या हो गया रिलेशन? P इफ एंड ओनली इफ Q. दैट्स इट. समझ में आया? तो ऐसे वो कुछ नंबर्स के ऊपर, कुछ डायग्राम्स के ऊपर, कुछ स्टेटमेंट्स के ऊपर इंप्लीकेशन दे देता है और आपसे पूछ लेता है कि इनके बीच में कौन सा इंप्लीकेशन बनेगा. तो कभी वन वे इंप्लीकेशन बनता है तो किस तरफ बनेगा वो बताना है, और कभी टू वे इंप्लीकेशन बनेगा. तो जो भी इंप्लीकेशन बनना है वो आपको बना के उसको दिखाना होगा. तो मेरे बच्चों हजारों करोड़ों क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन हिंट एक मैंने दे दिया आपको किस तरीके से वर्क करते हैं. चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब जैसा कि मेरा प्रॉमिस रहता है कि मैं जो आपके हैमंड की बैक एक्सरसाइज है उसके मैं कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करता हूं क्लास के अंदर. वो भी स्पेशली वो क्वेश्चन करता हूं जो टफ होते हैं या जिसके फॉर्मेट में एग्जाम में क्वेश्चन आता है. ये बात मैं बोल चुका हूं, हैमंड से ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, लेकिन कुछ क्वेश्चन हैमंड में ऐसे होते हैं जो एग्जाम में देखे जाते हैं या एग्जाम में आते हैं. बिल्कुल सिंपल होते हैं वो क्वेश्चन. जैसे ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? फिल इन द ब्लैंक्स rectangle with if and only if when this result in a true statement or alternative which if or only if. तो जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने 3 चीजें आपको बताई थी. एक तो if and only if बताया था, एक
ओनली इफ बताया था और एक इफ बताया था। 3 चीजें बताई थी। ये वन वे इंप्लीकेशन था, ये वन वे इंप्लीकेशन था, ये टू वे इंप्लीकेशन है। तो वो आपको यहां पे लिखना है कि कौन सा इंप्लीकेशन यहां बनेगा। तो कैसे बनेगा देखिए, वो कह रहा है कि अगर x की वैल्यू √4 है, अगर x की वैल्यू √4 है तो x की वैल्यू 2 बनेगी या ±2 बनेगी। तो अगर मैं पूछूं ना मेरे बच्चों कि √4 किसके बराबर होगा, तो शायद आप में से बहुत सारे बच्चे ±2 बोलेंगे, समझ गए। लेकिन आंसर होता है +2 ना कि -2। बी केयरफुल। अगर मैं ये कहता कि x² इज 4, तब x की वैल्यू होती ±2, लेकिन x अगर √4 है तो x की वैल्यू 2 ही होगी। तो इसका मतलब अगर आप यहां से चलते हैं तो यहां तक जा सकते हैं। अब इसके कन्वर्स पे आते हैं। अगर x की वैल्यू मान लीजिए 2 है, तो क्या आप ये लिख सकते हैं कि इसको हम √4 लिख सकते हैं? बिल्कुल ठीक है, आप डेफिनेटली √4 लिखेंगे। तो आप यहां से चलोगे तो यहां जा रहे हो, यहां से चलोगे तो यहां जा रहे हो। तो बॉक्स में क्या आएगा? इफ एंड ओनली इफ। मींस इफ x इज √4 देन दिस इज 2, इफ x इज 2 देन रूट ऑफ देन 2 का अगर मैं स्क्वायर करके रूट करूंगा, दैट इज सेम थिंग। मींस इफ x इज इक्वल टू √4 लिखूं या x इज इक्वल टू 2 लिखूं, सेम बात है, समझ गए। इसका मतलब इक्वलेंट है। x √4 लिखो या x इज इक्वल टू 2 लिखो, x इज इक्वल टू 2 लिखो या x इज इक्वल टू √4 लिखो, सेम बात होती है। अगर यहीं पे क्वेश्चन मान लो ये होता मेरे बच्चों, अगर मैं एक सवाल आपके साथ एक्स्ट्रा डिस्कस करूं, अगर सवाल ये होता x² इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 2, सपोज फॉर एग्जाम्पल, तो x² अगर 4 है तो x 2 हो ये जरूरी नहीं है। बट अगर x 2 होता, अगर x 2 होता तो x² कंफर्म 4 होता, यानी कि ये इंप्लीकेशन होता, समझ गए। अब इस इंप्लीकेशन को क्या लिखते हैं वो आपको पता है। तो आप क्या लिखते कि दिस ओनली इफ दिस वन, है ना, क्योंकि इंप्लीकेशन मेरा ये बन के आता। तो ऐसा थोड़ा सा हमें देखना पड़ता है। चलिए बेटा, बी पार्ट क्या है? अगर x² पॉजिटिव है तो x मस्ट बी पॉजिटिव। शायद नहीं, गलत हो गया, है ना। हां, अगर x पॉजिटिव है तो x² पॉजिटिव होगा, ये कंफर्म है। तो आप क्या लिखोगे? इफ। इफ पता है क्यों लिखा? आप कहना चाह रहे हो कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू इफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, समझ गए। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू इफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। मतलब ये कुछ कुछ ऐसा सिंबल है जो अभी मैंने लिखा था ना कि बेटा x² इज इक्वल टू 4 इफ x इज इक्वल टू 2, है ना। तो x² 4 बनेगा अगर x की वैल्यू 2 होगी। तो अभी जो मैंने समझाया था आपको, तो उसी को यहां पे पूछ लिया, लेकिन उसने दूसरे तरीके से पूछा। तो ऐसा आप सिंबल लगा सकते हैं, लेकिन ब्रैकेट में आपको इफ लिखना है, क्योंकि वो उसने हिंट दे रखा है कि आपको जो ब्रैकेट में लिखना है वो इफ एंड ओनली इफ या इफ का इस्तेमाल करना है। तो हमें 2 वे इंप्लीकेशन 1 वे इंप्लीकेशन पता है, लेकिन उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। तो मैंने समझा रखा है आपको। अब यहां पे आते हैं, क्या है? अगर x² 9 से छोटा है, अगर x² 9 से छोटा है तो क्या कंफर्म x 3 से छोटा होगा? आंसर है यस। बट क्या आप यहां से यहां जा सकते हैं? मतलब अगर x 3 से छोटा है तो x² कंफर्म 9 से छोटा होगा? नहीं। ले लीजिए x की वैल्यू -4, तो x² क्या हो जाएगा? समझ गए ना, 16 9 से बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब यहां से आप यहां जा सकते हैं, बट यहां से यहां नहीं आ सकते। और अगर आप यहां से यहां जाते हैं तो आपको क्या लिखना होगा? आपको लिखना होगा ओनली इफ। ओनली इफ मतलब दिस इंप्लाइज दिस। सो व्हेन दिस इज ट्रू देन दिस इज ट्रू, बट व्हेन दिस इज ट्रू दिस डज नॉट इंप्लाई दिस वन इज ट्रू। तो ओनली इफ का क्या मतलब होता है? P इंप्लाइज Q में इफ का क्या मतलब होता है? इफ एंड ओनली इफ का क्या मतलब होता है? हम लोग बात कर रहे हैं। अब मेरे बच्चों इस पे आते हैं। वो क्या कह रहा है? x इंटू x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0 देन x मस्ट बी 0। उसका रीजन है, देखिए
अगर ये चीज जीरो है तो कंफर्म x की वैल्यू जीरो बनेगी। क्यों? क्योंकि ये चीज तो कभी जीरो हो नहीं सकती। एक्स स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता है, +1 करोगे तो भी पॉजिटिव होता है। और आपको पता है दो रियल नंबर का प्रोडक्ट अगर जीरो है तो उनमें से कोई एक जीरो होगा। अब जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है वो तो कभी जीरो होगा नहीं, तो कौन बचा? ओनली x इज इक्वल टू जीरो। तो ये बात डन हो गई। अच्छा, क्या मैं यहां से यहां जा सकता हूं? यस, अगर x की वैल्यू जीरो है तो ये कंफर्म जीरो होगा। तो बीच में क्या आया? टू वे इंप्लीकेशन। लेकिन टू वे इंप्लीकेशन आपको लिखना नहीं है ना, आपको क्या लिखना है? इफ एंड ओनली इफ लिखना ये है आपको। तो अगर आप डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा आपको, तो आप एक बार इस चार्ट को ध्यान रखिएगा जो मैंने आपको थोड़ा सा शायद समझाया था। इस वाले चार्ट को याद रखिएगा कि P इंप्लाइज Q है तो P क्या होता है, Q क्या होता है, Q इंप्लाइज P है तो P क्या होता है, Q क्या होता है, P टू वे इंप्लीकेशन है तो क्या होता है। इसलिए आपको ये सब जो चार्ट है मेरे बच्चों वो पढ़ाए जाते हैं। अब लास्ट वाले पे आते हैं। x इंटू एक्स प्लस 3 अगर लेस देन जीरो है तो क्या होगा मेरे बच्चों? x इज ग्रेटर देन -3। ये बिल्कुल आंसर करेक्ट है। उसका रीजन है x इंटू एक्स प्लस 3 अगर नेगेटिव होगा तो एक रूल है, इनमें से एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। अब कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा मुझे नहीं पता है, तो चलिए मैं मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? x इज पॉजिटिव एंड x प्लस 3 इज नेगेटिव। तो क्या हुआ? x इज पॉजिटिव एंड x इज लेस देन -3। क्या ये चीज पॉसिबल है? नहीं सर, ये चीज पॉसिबल नहीं है कि x ग्रेटर देन जीरो हो जाए एंड लेस देन -3 हो जाए। सर ये पॉसिबल नहीं है। तो चलो दूसरा ले लेते हैं। दूसरा क्या ले लेते हैं? x इज नेगेटिव एंड x प्लस 3 इज पॉजिटिव। ओके, सो x अगर नेगेटिव है सपोज एंड x इज ग्रेटर देन -3, तो ये तो करेक्ट है ना? क्या है करेक्ट? कि x जो है वो बड़ा हो जाएगा -3 से और छोटा हो जाएगा 0 से। यस, ये तो पॉसिबल है। इसका मतलब x इज ग्रेटर देन -3 ट्रू है। बट क्या आप यहां से यहां जा सकते हो? नहीं। तो मेरे पास सिर्फ ये वाला इंप्लीकेशन बना, और इसको आप कैसे लिखोगे? ओनली इफ। दैट्स इट। बिल्कुल सिंपल है मेरे बच्चों, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस जिस तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है, चीजों को समझाया जा रहा है, प्लीज रिक्वेस्ट है कि उस तरीके से आप कॉन्सेप्ट को समझिए। होप सो मेरे बच्चों आपको समझ में आया होगा। अब इस टॉपिक पे बस मेरी एक लेक्चर और लगेगा, जिसको हम मैथमेटिकल प्रूफिंग टेक्निक कहते हैं, जिसके लिए मैंने ये पूरा सब कुछ आपको पढ़ाया है कि मैथमेटिक्स में जितने भी वे ऑफ प्रूविंग होते हैं, 4 वे ऑफ प्रूविंग होते हैं, उन सबको मैं मैथमेटिकल लॉजिक से ही डेवलप करता हूं। नेक्स्ट क्लास में जो कि आपका सेक्शन है 1.6, वो मेरे बच्चों हम डिस्कस करेंगे। होप सो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।